अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम 3 खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं और ये स्क्रीन के ऊपर जो आप हमारा टिकटॉक का अकाउंट है उसका एड्रेस भी देख रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर हमारे बहुत से जाली अकाउंट्स जो हैं वो बने हुए हैं, प्लीज़ उनको अनफॉलो कर दीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए। असल अकाउंट सिर्फ एक ही है और वो ये अकाउंट है, काइंडली इसको फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, खबरें बहुत ज़्यादा हैं इस मरतबा। सिर्फ और सिर्फ ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो शदीद बमबारी की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी जो है एक नई लहर जो है वो सामने आई है और पाकिस्तान ने बड़ी शदीद किस्म की बमबारी की है। इसकी फुटेज अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ख़बर दूंगा, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली बॉर्डर के ऊपर जो है इस वक्त क्या हो रहा है। साथ ही साथ सियासी मामलात भी जो हैं वो करवट बदल रहे हैं और जुडिशल यानी कि अदलिया के मामलात के अंदर भी जो है कुछ रद्द-ओ-बदल आ रहा है। उसकी अपडेट्स भी जो है वो मैं वीलॉग में आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के हवाले से जनाब ये खबर आई कि उन्हें कल रात को अडयाला जेल रावलपिंडी से जो है वो शिफ्ट किया गया तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल और 2 घंटे तक जो है उनका तिब्बी मुआयना हुआ है। इमरान खान को सुबह 4 बजे वापस जेल मुंतकिल किया गया और उनकी आंखों के इलाज से मुतालिक जो है एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो बताया गया है कि टीम जारी करेगी। उसके बाद इसी से मुतालिक पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की गई है और उसमें कहा गया कि आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को उन्हें पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था। इमरान खान को VEGF इंट्रा विटरल इंजेक्शन की चौथी डोज जो है वो दी गई है और मेडिकल प्रोसेस से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया, मरीज़ तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी तौर पे जो है उनको काफ़ी हद तक जो है वो तसल्ली बख्श करार दिया गया है और मरीज़ की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और म्यारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में जो है वो ये सारी कार्रवाई जो है मुकम्मल की गई है। तरीक़ाकार डे के सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। मरीज़ तरीक़ाकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सबसे पहली बात हुई ये चौथा विजिट था इमरान खान साहब का। इसके बारे में भी जो है ऑब्वियसली इसको टॉप सीक्रेट रखा गया, इसको रिवील नहीं किया गया। जब ये पूरा विजिट हो गया उसके बाद हॉस्पिटल की जानिब से माजी की तरह जो है वो एक प्रेस रिलीज आई है। जेहन में रखिएगा, पहली दफ़ा जब उन्हें ले जाया गया था तो उस वक्त प्रेस रिलीज नहीं आई थी और उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हुआ था कि जनाब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की गई। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइम जब उन्हें लाया गया है तो बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज या हेल्थ बुलेटिन जिसे कहते हैं, आमतौर पर जो एक सेलिब्रिटीज़ होते हैं या हाई-फाई अफराद होते हैं, VIPs होते हैं, जब उनका हॉस्पिटल में इलाज होता है तो हॉस्पिटल जो है एक हेल्थ बुलेटिन जारी करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये जो शख्स था इसका इलाज किस तरह हुआ है और क्या हुआ है, ताकि ज़ाहिर बात है मीडिया को जो है वो इन्फॉर्म रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है और उसके ऊपर ये उनके वकील की जानिब से जो है बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज भी जो है वो जारी की गई और उसमें कहा गया कि जनाब ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि इमरान खान साहब को इतनी सीक्रेसी के अंदर जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया और इस बारे में जो है वो इन्फॉर्म भी नहीं किया गया। इनके वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर ये एक जो लेटर है वो निकाला गया और इसमें बताया गया कि जनाब आखिर इतनी सीक्रेसी किस बात की है, इमरान खान साहब के बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब चलो चलो अडयाला जेल चलो की जो है एक कैंपेन का आगाज़ हुआ है। ये आप एक पोस्टर जो है वो देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया। साथ ही साथ उनकी बहन से मुतल्लिक भी जो है वो ये एक पोस्टर सामने आया है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। PTI पंजाब के अकाउंट से ये जारी किया गया। किसी का इंतजार करने की लोड़ नहीं, तुसी सब बाहर निकलो, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है। इमरान खान 2.5 साल तो कैद तनाई च निकलो तो वो निकलेगा। नौरीन खान न्याजी, ये उनकी तस्वीर के साथ जो है वो बेसिकली इस कैंपेन का आगाज़ किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अहमद खान न्याजी साहब, उन्होंने एक बड़ी धुएंधार किस्म की जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और उस वीडियो के अंदर वो क्या फरमा रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा हम 6 महीने से सुहेल आफरीदी से पूछ रहे हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का रोड मैप दे दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान को फुटबॉल बना लिया है। सुहेल आफरीदी अचकजई के पास भेजता है, अचकजई जुनैद अकबर और वो बैरिस्टर गौहर के पास भेज देता है। अब मर्दान में उन्होंने फुटबॉल को उठाकर अडयाला जेल भेज दिया है कि जब तक इमरान खान कोई लाएअमल नहीं देते हम कुछ नहीं करेंगे। सेक्रेटरी जनरल को ज़रा सी बात की तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर ही लानत भेज दी।
अब उन्होंने ऐसा तरीका बना लिया है कि कोई वर्कर अगर कोई सवाल पूछ ले तो उस पर वबाल पड़ जाता है, किसी को एजेंट किसी को गद्दार कह देते हैं। ये बेसिकली अहमद खान नियाजी साहब जो हैं, थोड़ा सा मैं इनका आपको बैकग्राउंड बता दूं। अहमद खान नियाजी साहब एक किस्म के दस्तराज हुआ करते थे इमरान खान साहब के, बड़े करीबी, जहाँ जहाँ वो जाया करते थे इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, इनके साथ साथ फिरना जो है वो मतलब बहुत से विजुअल्स में ही आपको नजर आते थे। तो उनकी ये हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से उन्होंने अपने वर्करों के साथ और वहाँ के मुकामी जो लीडर्स हैं उनके साथ मिलके ये वीडियो रिकॉर्ड की है और उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से वो सख्त नाला हैं इसके ऊपर। अब सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से माजी में भी आपको बता चुके हैं कि जनाब पहले गड्डापुर साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाद में उनको रिप्लेस किया, उनसे बहुत सी उम्मीदें थी कि जनाब ये कुछ करेंगे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सके हैं। और कोई आपको याद होगा रमज़ान से पहले इन्होंने एक पूरी वो फोर्स बनाई थी, इमरान खान रिहाई फोर्स। मैंने आपको उसी वक्त कहा था ये फोर्स फ्लॉप होगी, इसका कुछ नहीं होगा, ये ट्रक की बत्ती है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आपको याद हो उस वक्त आप रमज़ान के शुरू में उठा के देखें तो बहुत से लौंडा लपाड़ा जो है वो इनका बड़ा एक्साइटेड था कि बन गई बन गई बन गई, आप देखिएगा अब ये फोर्स क्या करती है। ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, ना वो फोर्स आपको कहीं नज़र आई, ना किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो आपको नज़र आई है। बस ये इस किस्म की पोस्टें जो आप इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर देख रहे हैं, बस इसी के ज़रिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ामत कर रही है, वरना स्ट्रीट के ऊपर अब आपको फ़िलहाल जो है वो कम से कम कोई नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि अहमद खान नियाजी साहब भी जो है वो फट पड़े हैं कि भाई इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। चाहे सुहेल आफरीदी हों, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, महमूद अचकज़ई हों, जुनैद अकबर हों, सब के सब जो है वो बयानबाजी की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो कहीं पे कुछ भी नज़र नहीं आ रही। मतलब उन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया जी आपने इमरान खान को फुटबॉल बना के रख दिया, तो अब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या बात हो सकती है। इसके अलावा एक नई कंट्रोवर्सी जो जुडिशरी के अंदर इस वक्त चल रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट कर दें, और वो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस के तबादले के हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है आज मुनक्किद हुआ है, और इसलिए ये इजलास बहुत इंपॉर्टेंट था। इसकी चहमगोइयाँ पिछले 2-3 दिन से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की सदारत के अंदर जो है वो ये इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़ियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के तबादले का मामला जो है वो ज़ेर गौर आया है। जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुतालिक भी मामला जो है वो ज़ेर गौर आए हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो तमाम जजेस हैं जिनके हवाले से मौजूदा सेटअप के हवाले से जो है वो खबरें आती हैं कि जनाब वो इनसे ज़्यादा मुतमिन नहीं है। और इसी सिलसिले में इससे पहले ये जो 26वीं आइनी तरमीम आई थी और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली जो कुछ भी कानूनी मामला हुए, आइनी मामला हुए, उसके बाद जो है ये ट्रांसफ़र की एक ऑप्शन जो है वो रख दी गई कि जनाब जजेस को जो है वो हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। अब इसमें ख़ास तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को जो है वो एक ख़त लिखा गया। उन्हें बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के मामले पर उन्होंने कहा ज़ाती तौर पे मुझे सुना जाए। उन्होंने इसकी इस्तदा की। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर फैसला करने से कबल कमीशन के इजलास में उन्हें सुना जाए। अब बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी जानिब से भी इसके ऊपर जो है वो ट्वीट आया। उन्होंने कहा आज 4 अलग अलग इजलासों में JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों को दीगर हाई कोर्ट्स में मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। ये एक बेमिसाल इकदाम है क्योंकि गुज़िश्ता 50 बरसों में किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी रजामंदी के बगैर किसी दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल नहीं किया गया है। यह फैसला गैर मुनसिफाना है, इसमें सज़ा देने का पहलू झलकता है और यह अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल की अक्कासी करता है। आखिर क्यों इसी हाई कोर्ट के 5 जज? हम इस इकदाम की सख्ती से मुखालफत करते हैं। ये नाजुक वक्त है, आइए ज़ख्मों को भरने की कोशिश करें, तबादले की समरी वापस ली जाए और पहले से तकसीम शुदा अदलिया में जजों को आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने दिया जाए। आखिर में PTI की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कमीशन में अपोजिशन के 2 अरकान, मैं खुद और अली ज़फ़र, आज की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। हम इंशाल्लाह शरीक होंगे। पहले ये खबर आ रही थी कि बतौर अपोजिशन के रहनुमाओं के हो सकता है कि वो इसका कहीं बाइकआउट ना कर दें, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि नहीं जी, हम जो है वो हर सूरत इसमें शिरकत करेंगे। अंसार अब्बासी साहब ने इस मामले के ऊपर जो है वो एक खबर दी। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों से मुजवजा तबादलों पर आज पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन के इजलास में गौर किया जाएगा। सुबह ज़ाहिर बात अखबार में आया था, अब तो इस वक्त इजलास हो चुका है और इशारे मिल रहे हैं कि अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सियासी अवामिल नतीजे पर असरअंदाज हो सकते हैं। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 जजों के तबादलों पर मुखालफत का इजहार किया है, लेकिन इम्कान है कि जब यह मामला कमीशन में वोटिंग के लिए पेश होगा तो वह तमाम मुजवजा तबादलों की हिमायत करेगी। ज़राए के मुताबिक JCP में पीपल्स पार्टी के अरकान ने हुकूमत के बाज़ अरकान के साथ एक जज को सिंध हाई कोर्ट और दूसरे को बलोचिस्तान हाई कोर्ट भेजे जाने की तजवीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताहम हुकूमती ज़राए को यकीन है कि वोटिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बिलाखिर हुकूमत का ही साथ देंगे।
मुजवजा फहरिस्त में शामिल दीगर जजों को भी अगर ये तबादले अमल में आते हैं तो दूर दराज बेंचों में तैनात किए जाने का इम्कान है। याद रहे कि इस तजवीज़ ने अदालती और कानूनी हल्कों में बहस छेड़ दी है, हत्ता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस इकदाम की मुखालफत की है और ख़बरदार किया है कि इससे अदालती आज़ादी मुतासर हो सकती है, एक नामुनासिब मिसाल कायम हो सकती है। ये तजवीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आई, जिन्होंने इस मामले पर गौर के लिए JCB का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की थी। अगरचा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था, ताहम JCB के सेक्रेटरी ने कमीशन के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 28 अप्रैल के लिए इजलास तलब कर लिया। सो मोस्ट प्रॉब्ली इस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ऑलरेडी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, शायद वो इस मामले की मुखालफत में वोट करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है यही एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो इस वोटिंग प्रोसेस का जो है वो साथ देगी। ऑब्वियसली अब जब इसका रिजल्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हसनात मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने आज ये खबर दी कि साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज मंसूर अली शाह ने इस बात के ऊपर संगीन सवालात उठाए हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी अदालती आज़ादी का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। उनके मुताबिक जिस मौके पर इदारा जाती मज़ामत दरकार थी, वहाँ खामोशी और मफाहमत इख्तियार की गई। 10 अप्रैल को येल लॉ स्कूल में अपने खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब अदालत के वकार का तकाजा असूली मज़ामत था, मौजूदा चीफ जस्टिस ने ऐसी कोई मज़ामत पेश नहीं की। उन्होंने मजीद अफसोस का इजहार किया कि चीफ जस्टिस ने तरमीम से इतफाक़ किया और सिर्फ अपनी पोजीशन और ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात किए। मेरे साथियों की खामोशी खुद एक फ़ैसला थी, ना कोई इज्तिमाई बयान, ना इनकार, ना पेशावराना यकजहती का इजहार। तो जो मौजूदा सेटअप ऑफ जजेस हैं वो उनसे भी काफ़ी हद तक नाराज़ दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और ख़बर जो है वो ये है कि लाहौर में रिंग रोड पर वज़ीर आला पंजाब के प्रोटोकॉल में शामिल BMW गाड़ी के अंदर जो है वो आग लग गई। ये मरीम नवाज साहिबा की गाड़ी नहीं थी, प्रोटोकॉल के अंदर एक गाड़ी थी, उसके अंदर आग लग गई और बताया गया है कि इतला मिलते ही इमदादी टीमों ने फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग से लगने से गाड़ी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इब्तदाई तफ्तीश से पता चलता है कि तबाशुदा गाड़ी तकनीकी ख़राबी के बायस 2 मरतबा वर्कशॉप जा चुकी थी। हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जो अल्लाह का शुक्र है कि महफूज रहा। तो इसके साथ साथ जनाब एक इकॉनमी से रिलेटेड भी खबर है, उसके बाद मैं जो पाकिस्तान की जानिब से बमबारी की गई है उसके बारे में भी आपको अपडेट करता हूँ। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया है। IMF की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तौसीफ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के है। ऑयल प्राइसेस के हवाले से भी जो है वो हम आपको अपडेट देते हैं। तो ऑयल प्राइसेस जनाब तकरीबन $111 के आसपास जो हैं वो पहुंच गई हैं और तेल जो है वो मुसलसल महंगा होता जा रहा है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि जनाब वो तेल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं और वजह यही है कि किसी किस्म का मुआहदा जो है वो नहीं हो पा रहा। बहरहाल उस मुआहदे की डिटेल्स जो है वो मैं भी कहाँ तक पहुँचा है वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। साथ ही साथ जब हम इस वक्त ये मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है उसमें कल जब ये इंटरेस्ट रेट की कमी का बढ़ाने का जो ऐलान आया था, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ था, उसके बाद आज स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही थी आखिरी इतला तक, जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 3 के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक प्रेस ब्रीफिंग जो है वो रखी गई थी। उसमें ज़ाहिर बात है मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी इंटरेक्शन था, उसमें मुझे भी बुलाया गया। मेरा अक्सर औकात मकसद सिर्फ यही होता है कि इस तरह के इवेंट्स में जाके देखा जाए कि इकॉनमी के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, चाहे वो रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या दीगर जो बिजनेसेस होते हैं। मैं अक्सर औकात इन इवेंट्स के अंदर जाके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब ये जाहिर बात है रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम है इत्तेहाद टाउन, और यहाँ पे बेसिकली जाने का मकसद ये था, या वहाँ पे उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें यही था कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली कहाँ तक जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक माजी के अंदर जो है इस मामले में बड़ा बदनाम रहा है कि जनाब इतने प्लॉट होते नहीं हैं जितनी फाइलें जो है ये लोग निकाल देते हैं, और कई दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि जनाब लोगों के प्लॉट जो है उनको मिलते ही नहीं है, उसमें प्रोग्रेस नज़र ही नहीं आता, कई कई साल गुजर जाते हैं। मैं अपने खुद एक दो जानने वालों के केसेस जो है भुगता चुका हूँ कि जिनको एक्चुअली जिनके पास फाइलें थी लेकिन उनको कभी प्लॉट नसीब ही नहीं हुआ, 10-10 साल वो इंतजार करते रहे लेकिन उनको प्लॉट नसीब नहीं हुआ। सो इस इवेंट के अंदर एक्चुअली मुझे जो एक चीज़ नजर आई वो ये है कि डेवलपमेंट का काम जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। उनके वो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, जिस तरह वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने रिहायशियों के साथ जो है जो वादे करते हैं, उस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे भी लेके चल रहे थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने वहाँ पर नोट की कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, फूड चेन्स हो गई या इस तरह के और दीगर मतलब सेक्टर्स के अंदर काम करने वाली जो बड़ी बड़ी फूड ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी वहाँ पे आए हुए थे एंड दे वर इंटरेस्टेड इन एक्चुअली स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स इन दिस लोकेलिटी। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट, इट्स अ गुड डेवलपमेंट
कि कम से कम आपको जो है वो एक प्रोग्रेस नज़र आ रहा है कि हाँ यार पहिया जो है वो इकॉनमी का इन चीज़ों के ज़रिए चल रहा है। अब जाहिर बात है आने वाला बजट भी है, उसके ऊपर भी बहुत सी निगाहें हैं कि बजट के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है, जो कि आम तौर पर जो है आजकल यही कहा जाता है कि ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहा, कम से कम यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी हद तक एक्टिविटी नजर आई। बल्कि इनके सीईओ हैं शेख शुजाउल्लाह खान साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने ही वाज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि जी हमें तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने वादे किए हैं, जो हमने टारगेट सेट किए हैं, वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई स्लो नहीं होना या किसी किस्म का प्रोग्रेस जो है वो डिले नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाएं ज़रा पाकिस्तान की जानिब से। ये फुटेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ऊपर जो है ख़ास तौर पे जो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है, वहाँ पे चमन सेक्टर के अंदर जो है मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर जो है वो टारगेट किया गया है, पाकिस्तान की जानिब से जो है बमबारी की गई है। उसमें सरशान, अलमरजान और ईदी पोस्ट जो है वो और इसके साथ साथ वहाँ पे जो खड़े हुए व्हीकल्स थे और जो दीगर इंस्टॉलेशंस थी, उनके ऊपर शदीद बमबारी हुई है और उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि जनाब चाइना के अंदर शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो है वो सालसी करवाने की कोशिश की गई, चीज़ों को शायद रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लग इस तरह रहा है कि चीज़ें जो है दोबारा एस्केलेट कर रही हैं। और इसकी वजह यही है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो है वो दरअंदाजी की, शरपसंदी की और इंतहा पसंदी की जो हरकतें की जा रही हैं, उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है वो कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अल्टीमेटली अपना दिफा करने की खातिर जो है वो खुद ये एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। और ये इसकी लेटेस्ट फुटेज है जो सामने आई है। मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं जो चमन सेक्टर के अंदर वाक़ हैं तालिबान रजीम की, उनको जो है वहाँ पर तबाह किया गया है। अब आ जाइए ज़रा ईरान अमेरिका जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट ये है। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि जनाब ईरान की जानिब से एक प्रपोजल जो है वो दिया गया था, और वो प्रपोजल ये था कि अमेरिका की जानिब से नेवल ब्लॉकेट ख़त्म की जाए। आबना हुर्मुज़ जो है वो ईरान खोलने के लिए तैयार है, और यूरेनियम की अफजूदगी के मामले के ऊपर जो है इस मामले को आगे डिले करके जो है इसको कंसिडर किया जाए। तो इस हवाले से जो है वो अब अपडेट ये है कि CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस किस्म के किसी प्रपोजल के अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। कल इनके सिचुएशन रूम के अंदर जो है वो मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इनकी तमाम जो टॉप इंतजामिया थी उनके साथ जो है ये कंसल्टेशन हुई है, और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैं जो आपको ऑयल प्राइसेस में बता रहा था उसके अंदर एक प्रेशर नज़र आया जब ये खबर आई कि जनाब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, और उसी की वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं एक दफ़ा फिर हम ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। तकरीबन 111 के बैंड के आसपास जो है वो ऑयल प्राइसेस ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालिया सफ़ारती राब्तों में अमरीका की तरफ से बातचीत की ख्वाहिश का इज़हार किया गया है, जिससे उन्होंने अहम पेशरफ़्त करार दिया है। उनका कहना था कि ईरान हमेशा बाइज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दोनों साइड जो हैं वो अपने अपने क्लेम्स कर रही हैं। अमरीका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि जनाब मुझे कहा गया है कि जी मुज़ाकरात करने, ईरान कहता है जी अमरीका ने हमें कहा है कि अब आप हमारे साथ जो है मुज़ाकरात कर लें। इसके साथ साथ अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS राफेल पेराल्टा ने ईरानी परचमबरदार ऑयल टैंकर MT स्ट्रीम को जो है वो रोक लिया है। सेंटकॉम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफ़र करने की कोशिश की। बयान में कहा गया कि एक इक़दाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक MT स्ट्रीम खाम तेल बरदार जहाज़ है जो ईरानी परचम के तहत चल रहा है, और आखिरी बार 13 रोज़ कबल आबना मलाका के अंदर जो है वो इसे देखा गया था। तो ईरान के जहाज़ों को रोकना का सिलसिला जो है वो अमरीका की जानिब से जारी है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है, और उन्होंने कहा कि ईरान के पास तेल ज़ख़ीरा करने की जगह जो है, स्टोरेज की जगह जो है वो ख़त्म हो रही है। सिर्फ 12 से 22 दिन की गुंजाइश बाकी है। चूँकि अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने बरामदात में तकरीबन 70% कमी कर दी है, इसलिए आपने हुर्मुज़ के ज़रिए सामान की तरसील तकरीबन रुक गई है और कोई भी टैंकर गुजर नहीं रहा। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ईरान को मई के वस्त तक मजीद 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख बैरल यौमिया पैदावार में कमी करने के ऊपर जो है वो मजबूर हो सकता है, जो पहले से की गई बड़ी कमियों के ऊपर है। इसके बावजूद माली असर फौरी नहीं होगा, क्योंकि तेल की तरसील को ख़रीदारों तक पहुंचने में वक्त लगता है और अदायगियों में ताख़ीर होती है, जिससे ईरान को सप्लाई की बढ़ती हुई कमी के बावजूद कुछ महीनों की सांस लेने की गुंजाइश मिलती है। ज़ाहिर बात अगर तेल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो ईरान की इकॉनमी जो है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वो हिट होगी। ये जो नेवल ब्लॉकेट है, अब आपको आइडिया हो सकता है कि ईरान जो है बार बार क्यों कह रहा है कि नेवल ब्लॉकेट को जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि ईरान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इसकी वजह से हिट हो रही हैं, और ऑब्वियसली ये बात अमेरिकन को पता है और इसीलिए नेवल ब्लॉकेट जो है वहाँ पर जो है वो लगाया गया है।
इसके साथ साथ ड्रॉप साइड की जानिब से ये तस्वीर जो है वो जारी की गई हैं। इसमें बताया गया है जापानीज लिंक सुपर टैंकर कैरिंग रफली 2 million barrels of Saudi crude oil is transiting the Strait of Hormuz outbound. Bloomberg report the vessel is following Iran's newly designated shipping lanes. The move is being watched as a potential diplomatic signal as it would represent Iran allowing passage of Gulf oil despite the US naval blockade in Iran's ports. So एक सऊदी तेल ले जाने वाला जापानीज जहाज जो है वो उन्हीं लाइंस में से गुजर रहा है जो ईरान की जानिब से बताई गई हैं कि इन लाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो तब अब आपने हुर्मुज़ को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो जापानीज ऑयल टैंकर जो है वो एक्चुअली उसी लाइन को जो है वो फॉलो कर रहा है। अब ये सिग्नल है इस बात का कि क्या बेसिकली ईरान की जानिब से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं आपने हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के हवाले से, क्या दीगर मुल्क आहिस्ता आहिस्ता उससे एक्सेप्ट करने लगे हैं, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका टोटली इसके अगेंस्ट है, वो नहीं चाहता कि इस तरह उसको फॉलो किया जाए, लेकिन लग ये रहा है कि वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।